अबे इससे इन स्विंगर तो खेली नहीं जाती। बैट और पैड के बीच इतना गैप होता है कि दरमियान से हाथ ही गुजर जाए। जिसकी टीम में जगह नहीं बनती आपने उसको कप्तान बना दिया। 35 की टेस्ट एवरेज, परफॉर्मेंस 0, लेकिन बैट पर लिखवाना है प्रिंस। जब मीडिया और क्रिकेट फैंस इंग्लैंड सीरीज से पहले शुभमन गिल की गेम और परफॉर्मेंस पर सवाल उठा रहे थे तो वो समझ गए थे कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया को बताया जाए कि शुभमन आ नहीं रहा, वो आ चुका है। What a shot. What a way to bring up your first 100. और फिर जो परफॉर्मेंस शुभमन ने इस सीरीज में दे दी उसके सामने तो ग्रेम स्मिथ की 2003, स्टीवन स्मिथ की 2019 एशेज और विराट कोहली की 2018 वाली परफॉर्मेंस भी फीकी पड़ जाती हैं। आई मीन बैक फुट से फ्रंट फुट और डिफेंस से अटैक तक हर चीज में ऐसा कमाल प्रदर्शन के देखने वाले इस सोच में पड़ गए कि भाई ये कहीं कोहली 2.0 वर्जन तो नहीं। मतलब कि इंग्लैंड फैंस उनको स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे और अपोजिशन टीम को इस बात के लाले पड़ गए। बाकी सब तो ठीक है, कोई इससे ये पूछे कि भाई आखिर तुझे चाहिए क्या, और वो आगे से KGF के अंदाज में बोला दुनिया। इस यंग टैलेंटेड बॉय की वर्सटैलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का आइडिया आप इस बात से लगा लें कि उन्होंने 3 माह पहले ODIs में 500 प्लस रन बनाए, फिर IPL में 650 प्लस रन और अभी टेस्ट सीरीज के सिर्फ 2 मैचों में 600 प्लस रन जड़ दिए। मतलब कि इतने तो कई प्लेयर्स के पूरे साल के रन नहीं होते जितने शुभमन ने सिर्फ 2 मैचों में बना दिए। और जब उन्होंने इस इंग्लैंड टूर से पहले ये कहा था कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैट्समैन इन दिस सीरीज तो सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन वो ये बात भूल गए कि ऐसे खिलाड़ी दुनिया से अलग नहीं होते, बस इनकी दुनिया अलग होती है। उन्होंने कैप्टेंसी, अपोजिशन सिचुएशन और कंडीशन का प्रेशर होने के बावजूद जिस कमाल दर्जे की गेम अवेयरनेस, स्मार्टनेस और मैच्योरिटी दिखाई उसकी जितनी तारीफ करें कम है। इट फील्स लाइक जैसे वो बैटिंग करते हुए डिकैप्रियो की तरह किसी मूवी कैरेक्टर में चले जाते हैं जहां आप उनको जो मर्जी रोल असाइन कर दो वो उसको 100% जस्टिफाई करके दिखाएंगे। उनकी उस तूफानी बैटिंग फॉर्म को देखते हुए 2012 वाला मैसेज याद आ जाता है कि जिससे आपको जिस मर्जी एंगल और पोजीशन में गोल कराना हो भाई हाजिर है। अब आप लोग कहेंगे बस कर दे भाई, फ्लैट ट्रैक्स और फ्लॉप बॉलिंग के सामने ऐसी परफॉर्मेंस देना कौन सी बड़ी बात है। तो मेरे दोस्त उनकी बाकी इनिंग्स को तो छोड़ें, खाली 269 वाली पारी में उनका बैटिंग कंट्रोल 95% था जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में किसी बैट्समैन का नहीं रहा। और ये चीज़ साफ साफ दर्शाती है कि उन्होंने किस कदर कंपोजर, टेम्परामेंट और मैच्योरिटी से काम लिया। बाकी उनके स्ट्राइक रेट, टेक्निक और सॉलिड डिफेंस तो दूर, केवल उनके स्ट्रोक प्ले की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स में कवर ड्राइव से पुल शॉट और रिवर्स स्वीप से स्वीप शॉट खेलकर अपनी रेंज ऑफ शॉट्स का ऐसा जलवा दिखाया कि सब दंग रह गए। तो अब बात करते हैं उनकी बैटिंग रेवोल्यूशन और रन्स एवोल्यूशन की कि आखिर कल तक जो प्लेयर इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड हो जाता था, जिसकी बैक फुट और फ्रंट फुट गेम एवरेज थी, उसने अचानक से खुद को इतना टेक्निकली सॉलिड कैसे कर लिया। सीरीज के पहले मैच में जब शुभमन बैटिंग करने क्रीज पर आए तो इंग्लैंड का प्लान सिंपल था, इसको इन स्विंगर करो, पैड्स पर खिलाओ, 2 मिनट में बोल्ड होकर पवेलियन में बैठा होगा। शुभमन ने इंग्लैंड की उस चाल को टैकल करने के लिए अपने स्टांस को थोड़ा एडजस्ट करते हुए क्रीज से बाहर खड़ा होना शुरू कर दिया और फिर इंग्लैंड की वही चाल उनके लिए वबाल बन गई क्योंकि गिल ने लेग साइड से ऑफ साइड तक उनकी हर मूव को फ्लॉप करते हुए एक बढ़िया शतक जड़ दिया। और जब वो 140 पर आउट हुए तो वो खुद से बहुत निराश थे कि उन्हें डबल शतक लगाना चाहिए था। एंड रिमाइंड यू, उनकी इस ख्वाहिश को पूरा होने में ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि उन्होंने अगले ही टेस्ट में डबल शतक जड़ डाला। और इस बारी के दौरान इंग्लैंड टीम ने उन्हें शॉर्ट बॉल से स्पिन ट्रैप, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, ऑफ साइड से लेग साइड तक उनके लिए जो भी जाल बिछाया, गिल उनके कब्जे में नहीं आया।
पहले इनिंग में 269 रन्स बनाने के बाद भी उनकी रन्स बनाने की भूख कम नहीं हुई और भाई साहब ने दूसरे इनिंग में फिर 161 रन की एक अद्भुत ऐतिहासिक और क्लासिक बारी खेलकर जैसे सबको ये दर्शा दिया हो मैं इस सीरीज में 500-600 नहीं 1000 रन बनाऊंगा। गिल की इस बढ़िया परफॉर्मेंस के पीछे ऑब्वियसली टेक्निकल इम्प्रूवमेंट तो है ही, लेकिन एक और चीज जो उनके रन्स के फ्लो को रोके हुए थी वो थी उनकी हर बॉल पर हद से ज्यादा कंसंट्रेशन। मतलब कि वो नेक्स्ट बॉल से पहले अपने गेम प्लान को लेकर इस कदर कंफ्यूज हो जाते कि उनके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में क्लैरिटी ना होने के कारण वो राइट डिसीजन लेने में सफल नहीं हो पाते और यही वजह थी कि वो 30-40 रन बनाने के बाद आउट हो जाते। इस चीज़ का हल उन्होंने ये निकाला कि बजाय खुद को मेंटली प्रेशराइज करने के उन्होंने खुद को फ्री कर दिया कि मैं अब वैसे खेलूंगा जैसे मैं डोमेस्टिक में खेलता था और उसके बाद का रिजल्ट उनका एवोल्यूशन और एज अ बेटर रेवोल्यूशन आप सबके सामने है। सीरीज में ऑलरेडी 600 रन बनाने के बाद अब सवाल ये है कि क्या वो इस सीरीज में डॉन ब्रैडमैन का 974 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। आप उस रैकेट को लेकर क्या राय रखते हैं अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत